अक्सर जमीन के जो विवाद होते हैं ना, वो सालों तक अदालतों में धूल भांगते रहते हैं। लेकिन आज हमारे इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसी कहानी है जो मतलब सीधे सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, बिल्कुल ढैया की कहानी। हाँ, ढैया जो एक गौंड आदिवासी महिला थी और पूरे 30 साल तक वो अपने ही परिवार से पुश्तैनी जमीन के लिए लड़ती रहीं। 30 साल मतलब एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है इसमें। बिल्कुल। और उनके भाइयों ने उन्हें हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। और उनका तर्क क्या था? बस यही कि बेटियों को संपत्ति देना उनकी परंपरा नहीं है। और यहीं आकर ना हमारे कानून की किताबें एकदम खाली लगने लगती हैं। मतलब जहां अस्पष्ट परंपराएं किसी के बुनियादी हक को पूरी तरह कुचल देती हैं। सही बात है। ये तो बिना लिखित नियम वाली परंपराओं पर निर्भर रहना बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कोई ऐसा खेल खेलना जहां सामने वाला खिलाड़ी हारने पर अपनी सुविधानुसार नियम ही बदल दे। हाँ, ये बहुत सटीक तुलना है। और इसी अन्याय को चुनौती दी है 2025 के एक बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने, रामचरण बनाम सुखराम। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण का लक्ष्य यही है कि हम इसी फैसले को डिकोड करें और समझें कि जब परंपराएं फेल हो जाती हैं तो हमारा संविधान कैसे ढाल बनता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस केस की गहराई में जाएं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने साल तक ढैया को न्याय क्यों नहीं मिला। हाँ, निचली अदालतों में मामला इतना उलझ कैसे गया? इसकी जड़ें दरअसल हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में छिपी थी। अच्छा। जो अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि संविधान ने आदिवासी समुदायों को अपनी संस्कृति और स्वायत्तता बचाने की छूट दी है ना, इसलिए उन्हें आम हिंदू उत्तराधिकार कानून से बाहर रखा गया था। मतलब उन पर आम कानून लागू ही नहीं होता था। और इसी कानूनी खाई का फायदा निचली अदालतों ने उठाया। राइट, सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर एक पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह यानी एक पुरुष प्रधान सोच का नतीजा बताया। निचली अदालतों ने ये मान लिया कि अगर महिला खुद को विरासत मिलने की कोई ठोस आदिवासी परंपरा साबित नहीं कर पाती हैं तो उसे डिफॉल्ट रूप से शून्य मिलेगा। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। मतलब अगर नियम दोनों तरफ से स्पष्ट नहीं थे और परंपराएं भी लिखित नहीं थी तो अदालतों ने डिफॉल्ट रूप से महिला को ही बाहर क्यों किया? हाँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। मतलब क्या ये मान लेना सही है कि परंपराएं हमेशा महिलाओं के खिलाफ होंगी? बिल्कुल नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक यही सवाल पूछा। जब कोई कानून स्पष्ट ना हो और कोई प्रथा साबित ना हो पाए तो अदालतें इस पितृसत्तात्मक सोच को डिफॉल्ट नहीं मान सकती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस खालीपन को भरा कैसे? इस कानूनी शून्य को भरने के लिए अदालत ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से पुराने सेंट्रल प्रोविंसेस लॉज एक्ट जो 1875 का है उसका सहारा लिया। रुकिए, मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि 1875 का ये जो कानून है वो तो 2018 में ही रद्द कर दिया गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मृत कानून का इस्तेमाल कैसे कर लिया? यहाँ पर ना कानून का एक बहुत ही बेहतरीन टूल काम आता है जिसे सेविंग्स क्लॉज कहते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो पुराने चल रहे मुकदमों को नए बदलावों से बचाता है। अच्छा। अब क्योंकि ढैया की जो कानूनी लड़ाई थी वो 1992 में शुरू हुई थी और तब ये 1875 का कानून जिंदा था। ओह, समझ गया। इसलिए 2018 में उसके रद्द होने का असर इस केस पर पड़ा ही नहीं। बिल्कुल सही। अरे वाह, यानी सेविंग्स क्लॉज ने तो एक तरह से टाइम मशीन का काम कर दिया और ढैया के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे। एकदम सटीक कहा आपने। और उसी 1875 के कानून में एक सिद्धांत है, न्याय, समानता और शुद्ध अंतरात्मा का। एक बहुत ही गहरा सिद्धांत। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया और इसके साथ हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 15 जो लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाता है, उन दोनों को जोड़ दिया। वाह। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पुरानी और अस्पष्ट परंपराओं की आड़ में किसी भी महिला के संवैधानिक अधिकार बिल्कुल नहीं छीने जा सकते। तो इस फैसले ने निचली अदालतों की सोच को पूरी तरह पलट दिया और आखिरकार ढैया के वारिसों को उनका बराबर का हक दिलाया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत है। आम लोगों के लिए इसका संदेश बहुत ही साफ है कि देश का मूल कानून समानता ही है। अब कोई भी अस्पष्ट पारिवारिक परंपरा महिलाओं को संपत्ति से वंचित करने का हथकंडा नहीं बन सकती। और वकीलों के लिए भी ना यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीति बदल गई है।
मतलब इस जजमेंट ने बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार पूरी तरह से पलट दिया है। मतलब अब साबित किसे करना होगा? देखिए, पहले महिला को साबित करना पड़ता था कि उसे संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन अब जो लोग उसे संपत्ति देने से रोक रहे हैं उन्हें साबित करना होगा कि उन्हें बाहर करने वाली कोई पुख्ता परंपरा मौजूद है। तो पासा पूरी तरह पलट चुका है। क्या बात है! ये तो लैंगिक भेदभाव पर संवैधानिक समानता की एक बहुत ही बड़ी जीत है। अन्याय को सही ठहराने के लिए अब परंपराओं का बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या बिना संहिताबद्ध हुए रीति रिवाज आधुनिक और समानता के इस दौर में अपनी प्रासंगिकता और वजूद बनाए रख सकते हैं, या फिर समय के साथ उन्हें भी हर हाल में संविधान के सांचे में ढलना ही होगा?